तो आज हमारा टॉपिक बन जाता है मोनोपोली, जिसे हम लोग एकाधिकार कहते हैं। और एकाधिकार के अंतर्गत आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि एकाधिकारी अपनी वस्तु का मूल्य कितना रखेगा तथा उसके द्वारा निर्धारित उत्पादन कितना होगा। क्योंकि मोनोपोली है बाजार में। मोनोपोली का तात्पर्य क्या होगा? जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु का एक ही उत्पादक हो। तो अब आप समझ सकते हो कि जब किसी वस्तु का एक ही उत्पादक होता है तो उसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है बाजार को प्रभावित करने वाली, जिसके परिणाम स्वरूप एक मोनोपोली अन्य बाजारों की अपेक्षा सबसे ज्यादा मूल्य का निर्धारण करता है एवं सबसे जो उत्पादन होता है वो अन्य बाजारों की अपेक्षा कम रखता है। तो इस प्रकार एकाधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण का कार्य एकाधिकारी द्वारा किया जाता है तथा उत्पादन निर्धारण का कार्य भी एकाधिकारी द्वारा किया जाता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर एकाधिकारी मूल्य का निर्धारण करता है तो उसके पास उत्पादन निर्धारण करने वाली पावर नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर उत्पादन निर्धारण करने की पावर अपने पास रखता है तो मूल्य निर्धारण करने की पावर उसके पास नहीं रह जाएगी। फाइनली हम कह सकते हैं कि एकाधिकारी एक बार में बाजार में दोनों का निर्धारण नहीं कर सकता है। या तो वह मूल्य का निर्धारण करेगा या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करेगा, अर्थात दोनों में से एक चॉइस उसको करना पड़ेगा जिसमें वो कमांड या प्रभुत्व दिखाना चाहता है। तो आज हम लोग मोनोपोली पे जब बात करने जा रहे हैं तो मोनोपोली बाजार की वो दशा होती है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु का एकमात्र उत्पादक होता है और वो उत्पादक अन्य बाजारों की अपेक्षा वस्तु का मूल्य सबसे अधिक रखता है। तो इस दशा को हम लोग मोनोपोली की संज्ञा देते हैं। अब बात आती है कि मोनोपोली का मतलब क्या होता है। तो मोनोपोली का मतलब होता है कि कोई प्रोडक्ट, सपोज दैट ए प्रोडक्ट है तो ए प्रोडक्ट का एक ही उत्पादक हो और इसके आसपास कोई सब्स्टिट्यूट कमोडिटी भी ना हो, अर्थात कोई स्थानापन्न वस्तु इसके आसपास ना हो। तो अगर इस प्रकार का कोई वस्तु बनाता है कोई उत्पादक तो इसे हम लोग मोनोपोली की कैटेगरी में रख देते हैं। तो मोनोपोली क्या होता है? एक ऐसा उत्पादक होता है जिसका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे यूनिक होता है और कंज्यूमर उसी से वस्तुओं को परचेज करता है। इसलिए मोनोपोली के पास दोनों यानी मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण की पावर तो पाई जाती है और जिसमें मूल्य सबसे ऊंचा रखती है अन्य बाजारों की अपेक्षा, लेकिन एक बार में एक ही क्रिया को वो संपादित कर सकता है, जिसे हम लोग मोनोपोली की संज्ञा देते हैं। अब प्रश्न आता है कि इसकी मान्यताएं क्या हैं। तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि जिस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता होती है, पूर्ण प्रतियोगिता की जस्ट अपोजिट यानी विरोधाभास एक ताकत हमको देखने को मिलती है, एक शक्ति देखने को मिलती है जिसे हम लोग मोनोपोली कहते हैं। यानी जितनी हमने पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मान्यताओं का अध्ययन किया था उसके विरोधी मान्यताएं जो होंगी वो हम लोग यहां पर देखेंगे और वो कहलाती है मोनोपोली की मान्यताएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोनोपोली की तो पहली मान्यता होती है कि बाजार में केवल एक ही विक्रेता होता है और उसके द्वारा बेचे जाने वाली वस्तु की नियर सब्स्टिट्यूट यानी कुछ कोई भी आसपास वस्तु भी नहीं होती है। अगर आसपास कोई वस्तु हो तो वो कौन सा प्रतियोगिता हो जाएगी? जैसे आपने देखा होगा बाजार में कई साबुन होते हैं नहाने वाले, तो वो नहाने वाले साबुन एक साबुन दूसरे साबुन के आसपास कहीं ना कहीं संबंध रहता है कि ठीक है ये साबुन नहीं मिलता है अनदर साबुन। तो उस प्रकार की प्रतियोगिता को हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं, एकाधिकारिक प्रतियोगिता की संज्ञा देते हैं। लेकिन जब बाजार में केवल एक सेलर होता है एक प्रोडक्ट का तो उस स्थिति को हम लोग एकाधिकारी की संज्ञा देते हैं। तो यानी एकाधिकार के अंतर्गत एक वस्तु के केवल एक ही विक्रेता पाया जाता है, अन्य कोई विक्रेता नहीं होता है। दूसरी मान्यता कंट्रोल ऑन सप्लाई
एकाधिकारी के पास इतनी पावर होती है कि जो उसके द्वारा वस्तु बाजार में उतारी जाती है वो उस पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है। अब कंट्रोल का मीन्स क्या मतलब होता है कि मार्केट में जो सप्लाई साइड है, सप्लाई साइड फुली किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? ये मोनोपोली के द्वारा फुली कंट्रोल की जाती है। और फुली कंट्रोल्ड का यहां पे मतलब होता है कि जब अर्थव्यवस्था में वो चाहे सप्लाई ऑफ कमोडिटी वो बढ़ा सकता है और जब वो चाहे सप्लाई ऑफ कमोडिटी मार्केट्स में कम कर सकता है। यानी कंट्रोलिंग पावर पूरी तरह से वस्तु की एक एकाधिकारी के पास होती है। वो बाजार में अपने वस्तु के ऊंचे मूल्य के लिए या लाभ अधिकतमीकरण करने के लिए आवश्यकता अनुसार बाजार में वस्तु की पूर्ति में वृद्धि कर सकता है या पूर्ति में कमी करता रहता है समय समय। यह निर्णय डिपेंड करता है कि उसकी विवेकशीलता क्या कहती है। तो यानी कंट्रोल ऑफ द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी पूरी तरह से मोनोपोली के पास होती है। ये दूसरी एजम्पशंस होती है, यानी इस पर किसी अन्य का निर्णय काम नहीं करता कि नहीं उनसे पूछना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा और फिर हम सप्लाई ऑफ कमोडिटी बढ़ाएंगे या घटाएंगे। नो, मोनोपोली हैव द पावर। वो मोनोपोली के पास इतनी पावर होती है कि वो सप्लाई ऑफ कमोडिटी को बढ़ा सकता है और सप्लाई ऑफ कमोडिटी को घटा सकता है। तो ये दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हो जाती है कि कंट्रोल ऑन सप्लाई। थर्ड है नो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी अवेलेबल। मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं कि कोई भी बाजार में सब्स्टिट्यूट कमोडिटी अवेलेबल नहीं होती है। अर्थव्यवस्था में जितनी भी कमोडिटी होती है वो मोनोपोली द्वारा पूर्ति की जाती है। नियर सब्स्टिट्यूट भी कोई कमोडिटी इसके आसपास नहीं होती है। यानी अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं इंडियन रेलवे का। इंडियन रेलवे में अगर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहां पर रोल प्ले कर रही है, एज अ मोनोपोली रोल प्ले कर रही है, तो आप देख सकते हो कि रेलवे की अन्य कोई फर्म अदर सेक्टर्स में नहीं है कि ठीक है इस रेलवे की सुविधा हमको नहीं अच्छी लगी, हम उस प्रोडक्ट पे उस कंपनी के पास जाएंगे। नहीं, वो केवल आपके पास एक ही है और वो कोई उसके सब्स्टिट्यूट नहीं है। रेलवे का आप क्या होता है, रेलवे का अल्टरनेटिव आप नहीं पा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार ये मोनोपोली की स्थिति कहलाती है। तो ये एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार कई चीज जो सामाजिक वस्तुएं होती है जिससे समाज में कल्याण का स्तर बढ़ाना होता है, सरकार इन प्रकार की वस्तुओं पर अपना एकाधिकार रखती है। अगर यह एकाधिकार सरकार निजी व्यक्तियों को दे दे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो सरकार का उद्देश्य है कल्याण को अधिकतम करना, वो कल्याण के अधिकतमकरण से लाभ के अधिकतमीकरण में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं रेलवे के एग्जांपल है जब मोनोपोली दिया हूं, लेकिन ये फिट कहां पे बैठता? मोनोपोली पे नहीं फिट बैठता, ये फिट बैठता सामाजिक वस्तु पर। सामाजिक वस्तु पर बैठता है कि सामाजिक वस्तु है, जबकि एक मोनोपोली क्या करता है, अपनी वस्तु का लाभ अधिकतमीकरण करता है, अपनी वस्तु का प्राइस अधिकतमीकरण करता है। लेकिन भारतीय रेलवे ऐसा कहीं नहीं करती दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो अधिकतर मोनोपोली के अंतर्गत जो निजी व्यक्ति होते हैं वो जानबूझ करके बाजार में इसकी क्राइसिस को बनाए रखते हैं ताकि उसके उत्पाद का मूल्य तेजी से या ऊंचा प्राप्त हो सके और कोई अल्टरनेटिव कमोडिटी बाजार में उपलब्ध ना हो सके। तो इसलिए जो वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, अगर ये सरकार के हाथ में न रह करके निजी हाथों में चली जाएंगी तो निश्चित रूप से वो मोनोपोली बिहेवियर अपनाएंगी और मोनोपोली बिहेवियर कहीं ना कहीं व्यक्तियों के पहुंच से वस्तुओं को दूर करता चला जाएगा। तो इसलिए सरकार का उद्देश्य क्या होता है, सरकार को यह बात पता है कि मोनोपोली प्राइस को मैक्सिमाइज करेगा, इसलिए सरकार इनको सार्वजनिक वस्तु बना करके अपने पास रखती है, अपने पास पावर, ताकि अर्थव्यवस्था में उनकी उपलब्धता कराई जा सके, ताकि लोगों की पहुंच से ये वस्तुएं दूर ना होने पाए। नाउ द नेक्स्ट है नो अनदर फर्म्स विल बी इंटर। मोनोपोली बाजार की वो दशा होती है जिसमें मात्र और मात्र एक फर्म ही काम करती है।
एनदर फर्म ना तो इसमें होती है और ना तो मोनोपोली फर्म इस उद्योग को छोड़ती है। अर्थात मोनोपोली बाजार में जो मोनोपोली होता है वही फर्म होता है और वही आपका उद्योग होता है। दोनों एक ही व्यक्ति रोल अदा करता है, एक ही फर्म रोल अदा करती है, तो इसमें कोई अन्य फर्म ना तो इंटर कर सकती है और ना तो एग्जिट कर सकती है, यानी एक ही फर्म द्वारा कार्य संपादित किया जाता है। नो डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड फर्म, मैंने आपसे साथ अभी बताया कि मोनोपोली बाजार की वो दशा होती है जहां पर उद्योग तथा फर्म में कोई अंतर नहीं होता है। एक मोनोपोली व्यक्ति ही इंडस्ट्री है और एक मोनोपोली व्यक्ति ही फर्म है। अर्थात मूल्य निर्धारण का काम जिस प्रकार से परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत इंडस्ट्री करती है, उसी प्रकार से मोनोपोली के अंतर्गत मूल्य निर्धारण करने का काम भी मोनोपोली करता है और आउटपुट डिटर्मिनेशन का काम फर्म करती है। यहां पर मोनोपोली द्वारा भी आउटपुट डिटर्मिनेशन का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार जो मोनोपोली एंड इंडस्ट्री है, दोनों एक ही है। अब मैं बात करने चाह रहा हूं कि जो आपके एकाधिकारी बाजार होता है, एकाधिकारी बाजार के अंतर्गत आगम रेखाएं कैसी होती हैं। आगम रेखाएं मतलब एक मोनोपोली जब अपनी वस्तुओं को बाजार में बेचता है, तो अपनी वस्तुओं को बाजार में बेचने के बाद जो कुछ उसको आय प्राप्त होती है, वो आय कैसे दिखाएंगे, वो आय की रेखाएं कैसे होंगी। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एकाधिकार के अंतर्गत जो आगम रेखाएं होती, जिसको हम लोग इनपरफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत रेवेन्यू लाइंस होती हैं, दैट हैव द निगेटिव सुल, उनकी ढाल ऋणात्मक पाई जाती है। अर्थात ये लेफ्ट साइड से गिरते हुए राइट साइड की तरफ होती है। तो मोनोपोली के अंतर्गत अगर मैं इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं देख सकता हूं कि जो आपका आधार अक्ष है, आधार अक्ष पर हमने आउटपुट को लिया है तथा लंब अक्ष पर हमने क्या किया है, हमने कॉस्ट को एंड रेवेन्यू को लिया है। जब हम इसके आधार पर रेवेन्यू लाइंस प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि जो औसत आगम रेखा होती है वो ऋणात्मक ढाल की पाई जाती है। वहीं पर जो सीमांत आगम रेखा होती है वो इसके आधे से निकलती है तथा उसके गिरने की दर तीव्र पाई जाती है। तो इस प्रकार एकाधिकार के अंतर्गत आगम रेखाएं जो होती हैं वो निगेटिव स्लोप की पाई जाती हैं तथा आगम रेखा, औसत आगम रेखा की अपेक्षा सीमांत आगम रेखा तेजी से गिरती है। और जब सीमांत आगम शून्य हो जाती है, यहां पर डॉटेड करके हम दिखा सकते हैं कि शून्य हो जाती है, फिर भी औसत आगम कहीं ना कहीं धनात्मक बनी रहती है। जब सीमांत आगम ऋणात्मक होने लगती है, इस लाइन को अगर मैं और आगे बढ़ा दूं तो जब सीमांत आगम रेखा ऋणात्मक हो जाती है तब भी औसत आगम रेखा धनात्मक और गिरती हुई बनी रहती है। तो इस प्रकार एकाधिकार के अंतर्गत औसत आगम तथा सीमांत आगम, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू दैट हैव द डिक्लाइन, वो लगातार गिरती चली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। जब हम अल्पकाल की बात करते हैं तो अल्पकाल बाजार की वो स्थिति होती है जब फर्म के पास या मोनोपोली के पास इतना समय नहीं होता कि वो मांग के अनुसार पूर्ति कर सके। तो इस स्थिति को हम लोग शॉर्ट रन कहते हैं और शॉर्ट रन में एक उत्पादक को तीन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक आपका होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, दूसरा आपका होता है लॉस के स्टेज और तीसरा होता है नॉर्मल प्रॉफिट। तो तीन स्टेज का उसको सामना करना पड़ता है। तो अब हम देख सकते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बाजार की वो दशा होती है, पहली कंडीशन होती है जब कभी कभी प्रोड्यूसर क्या करता है, मोनोपोली क्या करता है, अपनी वस्तु का मूल्य ऊंचा रख देता है अपनी लागत से, यानी औसत लागत की अपेक्षा एकाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य का मान ज्यादा होता है। सपोज दैट एक एकाधिकारी एक पेन को बनाने में 10 रुपए की लागत आती है लेकिन उसको 20 रुपए में बेचता है, तो ये आपके पास कंडीशन क्या कहलाएगी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशंस कहलाएगी।
यानी एकाधिकारी द्वारा अपने जो वस्तु है उस वस्तु के लागत की अपेक्षा मूल्य को ऊंचा रखा जाता है तो उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। चलिए इस डायग्राम के माध्यम से और अधिक स्पष्ट कर लेते हैं। यहां पर आधार अक्ष पर हमने आउटपुट को लिया तथा लंब अक्ष पर हमने कॉस्ट एंड रेवेन्यूज को लिया। हम जानते हैं कि औसत आगम रेखा निगेटिव स्लोप की पाई जाती है तथा सीमांत आगम रेखा भी निगेटिव स्लोप की पाई जाती है। अब हम देखते हैं यहां पर कि प्राइस का मान एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होता है और आपको पता है कि एवरेज रेवेन्यू ही प्राइस लाइन होती है। औसत आगम रेखा को हम प्राइस लाइन और इसी को हम लोग डिमांड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब मतलब ये जो डिमांड रेखा है, ये जो प्राइस लाइन है, इससे आपकी औसत लागत जो होती है वो कहीं कम होगी। औसत लागत कहीं इसके नीचे से होकर के गुजरेगी, तभी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन प्रूफ हो पाएगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए आपका अल्पकालीन औसत लागत है, जिसे हम लोग शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जो आप देख सकते हो कि यहां पे मूल्य रेखा है, इस मूल्य रेखा से नीचे है, मतलब सुपर नॉर्मल कंडीशन, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन जो होती है वो यहां पर फुलफिल हो रही है। और हम जानते हैं कि अल्पकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु से सीमांत लागत रेखा जाती है, यानी अल्पकालीन सीमांत लागत रेखा जाती है। इसी के आधार पर हम लोग सीमांत अल्पकालीन सीमांत लागत रेखा को भी ड्रा कर सकते हैं और अल्पकालिक सीमांत लागत रेखा जो होती है अल्पकालिक औसत लागत रेखा के न्यूनतम बिंदु से काट करके जाती है। अब संतुलन कहां पर होगा? तो अल्पकाल में संतुलन वहां पर होगा जहां पर MR इक्वल टू MC पाया जाता है। तो E पॉइंट जो आपका है, E इक्वल टू संतुलन बिंदु होगा। क्यों संतुलन बिंदु होगा? क्योंकि यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। मार्जिनल कॉस्ट ये देखिए लाइन है और मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर से आ रही है, दोनों इक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट को हम संतुलन बिंदु कहते हैं। यहीं पर एक एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करता है। अगर मैं इस पॉइंट से नीचे लंब डाल दूं और इस लाइन को ऊपर बढ़ा दूं तो लंब डालने से मुझे आउटपुट मिल जाएगा तथा इस लाइन के ऊपर से मुझे मूल्य तथा औसत लागत प्राप्त हो जाएगी। तो जब मैं इसको लंब को मैं नीचे डालता हूं तो OQ आपका आउटपुट लेवल होगा। OQ इक्वल टू आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट लेवल है, संतुलन मात्रा है। इस लाइन को जब मैं ऊपर की ओर बढ़ा देता हूं तो ये औसत आगम को A पॉइंट पर कट करती है तथा आपके औसत लागत को A पॉइंट पे कट करती है तथा औसत आगम को B पॉइंट पर कट करती है। ठीक है, अब देख सकते हो क्या? और इस लाइन को अगर मैं लंब अक्ष से मिला दूं दोनों पॉइंट्स को तो ये आपके पास प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, OP प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा और नीचे वाला पॉइंट जो होगा P1 ये औसत आगम को रिप्रेजेंट करने लगेगा। चलिए अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो OP या QB, OP या QB आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्राइस कहलाएगा। इसी प्रकार OP1 या QA क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा औसत आगम। तो देखिए ये औसत आगम वाला ये जो चतुर्भुज है ये छोटा है तथा कुल अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो वो बड़ा है। या ऐसे देख सकते हैं कि QB मूल्य ऊंचा है तथा उसकी लागत QA कम है। इस प्रकार जो ये आपका पोर्शन बन जाता है AB, ये प्रति इकाई लाभ हो जाता है। तो AB इसे आप कह सकते हो या इसे आप क्या कह सकते हो? P1P, इसे हम लोग पर यूनिट प्रॉफिट कह सकते हैं। ये पर यूनिट प्रॉफिट है और इसको अगर उत्पादन की मात्रा से गुणा कर दो तो ये जो चतुर्भुज बन जाता है, चतुर्भुज आपका बन जाता है P1 AB, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रॉफिट है।
ये टोटल प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग शेडेड पार्ट में देख सकते हैं। तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। किसका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है? ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एक मोनोपोली फर्म का पाया जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉस। लॉस क्या होता है? एक सुपर नॉर्मल, एक मोनोपोली को कभी कभी ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जब अपनी वस्तु का मूल्य बाजार की उसकी लागतों से कम रखना पड़ता है। ऐसी भी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो इसे हम लोग लॉस कहते हैं। यानी जब मूल्य का मान कम हो तथा औसत लागत का मान ज्यादा हो, तो इस सिचुएशंस को हम लोग क्या कहते हैं? लॉस कहेंगे। ठीक है, अब देखिए औसत आगम रेखा है, इसी को हम लोग प्राइस लाइन कहते हैं और इसी को हम लोग डिमांड लाइन भी कहते हैं। तीन नाम से जानी जाती है। तो यह सीमांत आगम रेखा है एमआर, जो आधे से होकर के जाती है। अब देखिए ये अल्पकालीन औसत लागत रेखा है। ठीक है, अल्पकालीन औसत लागत रेखा है और इसके लोअर पॉइंट से कट करके अल्पकालीन सीमांत लागत रेखा जाती है। दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पर हो जाता है? ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ई आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर हो जाते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाते हैं। अगर मैं यहां से लंब डाल देता हूं तो लंब डालने के बाद OQ मुझे उत्पादन स्तर प्राप्त हो जाएगा, OQ आउटपुट लेवल पर प्राप्त हो जाएगा। और इस लाइन को अगर मैं ऊपर बढ़ा देता हूं तो ये आपको AR को A पॉइंट पे कट करती है तथा AC को B पॉइंट पे कट करती है। और इनको अगर मैं लंब अक्ष से मिला देता हूं तो लंब अक्ष से मिलाने पर जहां पर AR को हम मिलाते हैं ये प्राइस को रिप्रेजेंट करता है तथा ऊपर वाली लाइन P1 औसत आगम को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या लिखेंगे? QA या OP या QA क्या कहलाती है? AR या प्राइस कहलाएगी। ठीक है, QB या OP1 क्या कहलाएगा? एवरेज कॉस्ट कहलाएगा। अब देखो एवरेज कॉस्ट यहां पर ज्यादा है इन द रिस्पेक्ट ऑफ एवरेज रेवेन्यू, तो ये जो आपका पोर्शन होगा AB, ये पर यूनिट लॉस को दिखाएगा। AB या PP1 ये क्या कहलाएगा? पर यूनिट लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और अगर इस बॉक्स को हम पूरा जोड़ दें तो ये आपका क्या कहलाएगा? P1P AB इक्वल टू टोटल लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो शेडेड एरिया है ये पूरा लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है सामान्य लाभ, जिसे हम लोग सामान्य लाभ कहते हैं। सामान्य लाभ बाजार की वो दशा होती है जब एक उत्पादक की वस्तु का मूल्य उसकी लागत के बराबर होती है, यानी P इक्वल टू SAC होता है। ठीक है, 20 रुपए की वस्तु है और 20 रुपए उसकी लागत है, तो इस सिचुएशंस को हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट का स्टेज कहते हैं। अब ये हम देख सकते हैं कि औसत आगम रेखा है रेखा चित्र में। ठीक है, जिसे हम लोग प्राइस लाइन के नाम से और जिसे हम लोग डिमांड लाइन के नाम से जान सकते हैं, और इसी के क्या कहते हैं आधे बिंदु से सीमांत आगम रेखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, अल्पकालीन औसत लागत रेखा है जो U आकार का है, और देखिए AR को टच कर रहा, मतलब AR और SAC दोनों बराबर है। इस पॉइंट पर दोनों बराबर है, यानी एक फर्म को सामान्य लाभ मिल रहा है। अब SAC के न्यूनतम बिंदु से SMC जाती है। अब दोनों इक्विलिब्रियम कहां पर रहेंगी? E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पर रहेंगी। तो E पॉइंट आपका क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम कहलाएगा, क्योंकि यहां पर MR इक्वल टू MC है, जिसे आप SMC भी कह सकते हो, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट भी कह सकते हो। अगर मैं यहां से लंब डाल दूं तो लंब डालने के बाद OQ मुझे आउटपुट लेवल मिल जाएगा, OQ मेरा आउटपुट लेवल मिल जाएगा, यानी उत्पादन का स्तर मिल जाता है। QA आपका क्या मिल जाता है? QA प्राइस एंड एवरेज कॉस्ट मिल जाती है।
ठीक है, इसको अगर मैं लंबच से मिला देता हूं तो यही प्राइस होगी, यही कॉस्ट होगी। तो जब प्राइस एंड कॉस्ट दोनों बराबर हो जाएगी तो फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लगेगा, नॉर्मल प्रॉफिट मिलने लगेगा। तो अल्पकाल में एक मोनोपोली जो फर्म होती है, उस मोनोपोली फर्म को 3 सिचुएशन से गुजरना पड़ता है और तीनों सिचुएशंस को हम लोगों ने यहां पर देख लिया है। अब प्रश्न आता है कि लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होता है सिचुएशन। तो याद रखिएगा, जिस प्रकार से अल्पकाल में एक उत्पादक को 3 स्थितियों से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार दीर्घकाल में भी एक मोनोपोली को 3 स्थितियों से गुजरना पड़ेगा। और दीर्घकाल क्या होता है? दीर्घकाल वो समय होता है जब उत्पादक के पास इतना समय होता है कि वो मांग के अनुसार पूर्ति को संपादित कर सके। जब उत्पादक के पास इतना समय होता है कि मांग के अनुसार पूर्ति कर सके तो उसे दीर्घकाल कहते हैं। और दीर्घकाल में एक उत्पादक लॉन्ग रन जो कॉस्ट फंक्शन होता है, लॉन्ग दीर्घकालीन लागत फलन होता है, उसके 3 स्लोप यानी 3 स्थितियों के आधार पर अपने उत्पादन का निर्धारण करता है। तो चलिए रेखाचित्र में देख लेते हैं कि दीर्घकाल में वो 3 स्थितियां कौन सी होती हैं। तो आप जानते हो कि ये दीर्घकालीन या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है जो यू आकार का पाया जाता है। इसी के लोअर पॉइंट से कट करके क्या जाता है? लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कट करके जाता है। आपने देखा होगा कि लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट होता है वो छिछला होता है, यानी उसकी स्लोप कम होती है, जबकि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट जो होती है उसकी स्लोप अधिक पाई जाती है। लेकिन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम बिंदु से ये कट करके ऊपर जाता है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। अब देखो इसके 3 पार्ट हैं। इस डायग्राम को बहुत केयरफुली देखिए जो दीर्घकालीन स्थितियों को दर्शाता है। तो 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट आप इस बॉक्स के अंदर देख सकते हो, जब औसत लागत और सीमांत लागत दोनों गिरती हैं, तो यानी हम इस स्थिति को क्या कहेंगे? गिरती हुई लागतों के अंतर्गत उत्पादन तथा मूल्य का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो ये पहली सिचुएशन होती है गिरती हुई लागतों के अंतर्गत मूल्य तथा उत्पादन का निर्धारण। तो ये दीर्घकालीन पहली सिचुएशन होती है जहां पर एक उत्पादक उत्पादन का निर्धारण करता है और वहां पर उत्पादक के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, एक मोनोपोली के व्यवहार में क्या परिवर्तन आता है, उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे। ये दूसरी सिचुएशन होती है जहां पर आपने देखा होगा LAC और LMC दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं, वो दूसरी सिचुएशन होती है। यानी वो स्थिति में जब दीर्घकालीन औसत लागत तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तो उस समय एक उत्पादक, एक मोनोपोली, एक एकाधिकारी किस प्रकार का व्यवहार करता है तथा मूल्य तथा उत्पादन निर्धारण के साथ साथ उसके लाभ में क्या प्रभाव दिखाई पड़ता, इसका विश्लेषण हम लोग करेंगे। और तीसरी सिचुएशन होती है जब देखिए दीर्घकालीन औसत लागत बढ़ती है तथा अल्प दीर्घकालीन सीमांत लागत बढ़ती है। बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत हम विश्लेषण करेंगे। बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत जब औसत लागत की अपेक्षा सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है तो उसके आधार पर विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली औसत लागत गिर रही है, सीमांत लागत गिर रही है, तो गिरती हुई लागतों के अंतर्गत। जब दोनों लागतें स्थिर हैं तो स्थिर लागतों के अंतर्गत अध्ययन, और फिर बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत दीर्घकालीन अध्ययन करने अब हम जा रहे हैं। तो चलिए पहला सिचुएशन देखते हैं। तो इसको हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। अब चलिए सिचुएशंस को देखते हैं। तो लॉन्ग रन में तो पहला है व्हेन द कॉस्ट डिक्लाइन, जब लागतें घट रही हैं। मैंने आपके साथ अभी डिफाइन किया कि घटती हुई लागतों के अंतर्गत कुछ ऐसा डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा। ये आपका एवरेज कॉस्ट रहेगा दीर्घकालीन और ये आपका दीर्घकालीन सीमांत लागत रहेगी। ठीक है, तो जब दोनों लागतें गिर रही थी तो इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा, इस पर हम बात करेंगे। ये आपकी क्या है? एवरेज रेवेन्यू है, जिसे हम लोग प्राइस एंड जिसे हम लोग डिमांड लाइन के नाम से जानते हैं। ये आपके पास सीमांत आगम है, सीमांत आगम के नाम से इसे हम जानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये आपके पास ब्लैक कलर में मैंने बनाया है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जो ब्लैक कलर में है।
लागतें गिर रही हैं। और इसी के साथ साथ मैंने कर्व इसलिए नहीं बनाया कि कर्व बनाने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होती है, तो मैंने इसको एज्यूम कर लिया कि एक सीधी रेखा है बट डिक्लाइन है, लेकिन वो गिरती जा रही है। और यहां पर मैंने दीर्घकालीन सीमांत लागत को बनाया है। ठीक है, अब देखो दोनों लागतें गिर रही हैं, जो ये सिचुएशंस को यहां पे प्रूफ कर रही है। अब संतुलन कहां पर होगा? तो संतुलन वहीं पर होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट वहां पर होगा जहां पर सीमांत लागत यानी सीमांत रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होगी। तो चलिए ढूंढते हैं। तो सीमांत लागत तो ये ब्लू लाइन है और दीर्घकालीन सीमांत लागत ये है, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका ई हो जाता है। ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब यहां से अगर मैं लंब डाल देता हूं तो मुझे संतुलन उत्पादन की मात्रा मिल जाती है। तो OQ संतुलित उत्पादन की मात्रा मिल गई, ये दैट इज आउटपुट लेवल हो जाएगा। इसी लाइन को अगर मैं ऊपर की ओर बढ़ा देता हूं तो ये 2 पॉइंट पे कट करती है, एक ए पॉइंट हो जाता है, एक बी पॉइंट मैं कह देता हूं। तो ए पॉइंट क्या है? कॉस्ट को बताता है, ठीक है। तो और बी पॉइंट जो होता है वो प्राइस लाइन को बताता है कि क्यू बी प्राइस होगा उस कमोडिटी का। तो यहां पर देख सकते हैं कि क्यू बी प्राइस ज्यादा है और उसकी एवरेज कॉस्ट कम है, तो फर्म को ए बी के बराबर प्रति इकाई लाभ प्राप्त होगी दीर्घकाल में, वो भी घटती लागतों के अंतर्गत। इसको अगर मैं लंब अक्ष से मिला देता हूं तो लंब अक्ष से हम देख सकते हैं दिस इज ए पी, दिस इज द P1। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि क्यू बी या OP आपका क्या कहलाएगा? प्राइस कहलाएगा। एंड आपका QA या आपका OP1 ये आपका दीर्घकालीन एवरेज कॉस्ट कहलाएगा। अब यहां पर प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है, प्राइस ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट कम है, अतः AB जो हो जाएगा या PP1 जो होगा वो क्या कहलाएगा? पर यूनिट प्रॉफिट कहलाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट कहलाएगा। और इसी के आधार पर हम लोग ये जो शेडेड एरिया होता है, ये शेडेड एरिया आपका बन जाएगा चतुर्भुज PP1 AB, दैट इज कॉल्ड टोटल प्रॉफिट, यानी दीर्घकाल में घटती हुई लागतों के अंतर्गत एक मोनोपोली को प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर याद रखिएगा कि घटती हुई लागतों के अंतर्गत, यही यूजीसी में पूछा गया था कि घटती लागतों के अंतर्गत एक उत्पादक को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट है, जब लागतें आपकी स्थिर हो जाएं, कांस्टेंट हो जाएं, कांस्टेंट पे बात करते हैं। कांस्टेंट पे क्या होता है? LAC इक्वल टू LMC हो जाता है। तो ये स्थिर लागतों की स्थिति होती है। इसके अंतर्गत जो आपके पास एवरेज कॉस्ट रेवेन्यू है ये निगेटिव स्लोप का है, इसी के आधार पर सीमांत आगम वो निगेटिव स्लोप का है। और ये आपने देखा होगा कि ये हमारे पास LAC इक्वल टू LMC रेखा है, यानी स्थिर कांस्टेंट कॉस्ट के अंतर्गत इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए संतुलन कहां पर होगा? संतुलन पॉइंट आपका ई होगा। ई संतुलन पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहां पर MR इक्वल टू LMC है। देखो ये LMC रेखा है और ये MR रेखा को कट कर रही है, अर्थात दैट इज द ई इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। यहां से लंब डाल देते हैं तो आपका OQ आउटपुट होगा, OQ आउटपुट होगा। QA ऊपर बढ़ा दो अब, ठीक है, ऊपर लाइन को हम बढ़ा देते हैं तो ये A पॉइंट पे कट करता। इसको अगर हम लंब अक्ष से मिला दें तो लंब अक्ष से मिला दिए तो ये देखो प्राइस हो जाता है। तो OP या QA ये क्या कहलाएगा? प्राइस कहलाएगा। OP1 या QE क्या कहलाएगा? एवरेज कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पर भी प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट है, तो यहां पर भी फर्म को AE के बराबर प्रति इकाई लाभ होगी, AE के बराबर पर यूनिट प्रॉफिट होगा। ठीक है, और ये चतुर्भुज आपका जो होगा ये टोटल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा, जो आप शेडेड एरिया से देख सकते हो कि ये जो शेडेड एरिया है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो आपका प्रॉफिट होगा वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहां पर भी मिलेगा, यानी स्थिर लागतों के अंतर्गत
दीर्घकाल में एक मोनोपोली को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। घटती हुई लागतों के अंतर्गत तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल ही रहा है, स्थिर लागतों के अंतर्गत ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। नाउ द नेक्स्ट है बढ़ती लागतों के अंतर्गत। बढ़ती लागतों के अंतर्गत आपने अभी डायग्राम देखा होगा कि जब आपके पास एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट था तो इस सेक्शन की हम बात करते हैं। इस सेक्शन में यानी सीमांत लागत तेजी से बढ़ती है तथा औसत लागत भी बढ़ती है, लेकिन सीमांत लागत की अपेक्षा कम तेजी से बढ़ती है। अब देखो ये आपके पास औसत आगम रेखा है जिसे हम लोग प्राइस लाइन कहते हैं, और ये आपके पास सीमांत आगम रेखा है। अब क्या करते हैं, बढ़ती हुई लागतों को प्लॉट करते हैं। तो ये बढ़ती हुई लागतें हैं, तो ये आपके पास LAC है और ये आपके पास LMC है। मैंने सुविधा के लिए कर्व ना बनाकर सीधी रेखा के रूप में प्लॉट कर लिया है। अब इक्विलिब्रियम कहां पर होगा, इक्विलिब्रियम वहां पर होगा जहां पर MR इक्वल टू MC होगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका कहां है, ई पॉइंट इक्विलिब्रियम है। ई पॉइंट इक्विलिब्रियम है तो यहां से नीचे जब हम लंब डालते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाता है, OQ आउटपुट है। OQ आउटपुट है, ठीक है। OQ आउटपुट होने के बाद अब हम इसको ऊपर की ओर बढ़ाते हैं, लाइन को ऊपर की ओर बढ़ा दो तो ये देखिए AR को टच कर रहा तो QA प्राइस होगा, और देखिए नीचे AC को टच कर रहा तो QB एवरेज कॉस्ट होगी। तो देखो एवरेज कॉस्ट QB है तथा प्राइस QA है, प्राइस ज्यादा है तथा एवरेज कॉस्ट कम है, अतः AB पर यूनिट प्रॉफिट होगा। चलो इसको लंबच पे मिला के चेक कर लेते हैं एक बार। दैट इज P, दैट इज P1। तो लिखते क्या है, OP या आपके पास QA क्या होगा, ये आपका कहलाएगा एवरेज रेवेन्यू या जिसे हम लोग प्राइस कहते हैं। आपका OP1 या QB ये कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, मैंने सुविधा के लिए L हटा दिया है, लॉन्ग रन आप समझ सकते हो, LAC भी आप कह सकते हो। तो यहां पर भी देख सकते हो कि प्राइस ज्यादा है और LAC से, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से प्राइस ज्यादा है। ठीक है, परिणाम स्वरूप AB आप देख सकते हो, AB या PP1 या PP1 ये क्या कहलाएगा, पर यूनिट प्रॉफिट, पर यूनिट प्रॉफिट कहलाएगा। और आपका ये जो चतुर्भुज बन जाता है रेक्टेंगल PP1 BA इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कहलाएगा। टोटल प्रॉफिट है जो हम सेटेड एरिया से देख सकते हैं अंडर द इंक्रीजिंग कॉस्ट, तो ये भी आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो बढ़ती हुई लागतों के अंतर्गत एक एकाधिकारी फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। रिजल्ट क्या मिला कि दीर्घकाल के अंतर्गत घटती लागतों के अंतर्गत, स्थिर लागतों के अंतर्गत तथा बढ़ती लागतों के अंतर्गत फर्म को तीनों सिचुएशंस में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है। और अल्पकाल में केवल एक जगह पर उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त होता है, एक जगह पर उसको हानि प्राप्त होती है और एक जगह पर नॉर्मल। तो यदि मोनोपोली को अल्पकाल में तीन सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस एंड नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन दीर्घकाल में उसे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही हर जगह पर मिलता है। दिस इज द रिजल्ट अंडर द मोनोपोली। ठीक है, थैंक यू। एंड अब आपके क्वेश्चन इनवाइट हैं, बताइए।